क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत हम उसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्रोत क्या है। जो प्रकाश तरंगे उत्पन्न करते हैं वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो कला संबंध स्रोत वो है जिसमें तरंग की आवृत्ति समान होता है और उनके मध्य जो तरंगों का जो कलांतर होता है वह आपका नियत बना रहता है। ठीक है, कला संबंध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली तरंग की आवृत्ति समान होती है और उनके मध्य कलांतर भी नियत रहता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो एक मोमबत्ती, ठीक है, और एक बल्ब, ये कला संबंध स्रोत नहीं है, ये नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इनके मध्य जो कलांतर है इनके मध्य कलांतर समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो कला संबंध स्रोत हम उसे कहेंगे जिससे निकलने वाली तरंग की आवृत्ति समान हो और उनके मध्य कलांतर नियत बना रहे या फिर शून्य हो। ठीक है, दो शर्त आवश्यक है, एक है आपका आवृत्ति समान हो और दूसरा कलांतर भी क्या है, नियत रहे। ठीक है, उदाहरण मोमबत्ती और बल्ब कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते क्योंकि इनके मध्य जो कलांतर होता है समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो यह इसकी दो शर्तें हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्थायी व्यतिकरण की शर्तें। इससे पहले हमने व्यतिकरण को पढ़ा था जिसमें समान आयाम और समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे यदि किसी माध्यम पर संचरित होता है तो उसके अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर जो तरंग का आयाम है वह चेंज होता है। आयाम में परिवर्तन होने के कारण उसकी आवृत्ति में भी परिवर्तन होता है, इसे ही हम व्यतिकरण कहते हैं। उसमें भी हमने दो टाइप का व्यतिकरण पढ़ा था। पहला था आपका संपोषी व्यतिकरण और दूसरा था आपका विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में हमको जो तीव्रता है वह अधिकतम प्राप्त हुआ था और विनाशी व्यतिकरण में जो तीव्रता है हमें न्यूनतम प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो स्थायी व्यतिकरण से तात्पर्य है यहाँ पर जो अधिकतम तीव्रता वाले जो प्रकाश है और न्यूनतम तीव्रता वाले जो तरंग है वह अलग स्पष्ट हमको दिखाई देना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर विलोपित नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहला शर्त है हमें कि दोनों तरंगे कला संबद्ध हो। अभी भी हमने पढ़ा कि कला संबद्ध स्रोत की जो शर्तें हैं उसके लिए तरंगों का आयाम वो आपका समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होना चाहिए और उनके मध्य कलांतर नियत रहे या फिर शून्य रहे। ऐसा यदि दोनों तरंगे यदि कला संबद्ध है तो हमें स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा। ठीक है, स्थायी व्यतिकरण में जो दीप्त प्रकाश है और अधिक प्रकाश है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, यह एक दूसरे के ऊपर विलोपित नहीं होते हैं। दूसरा है तरंगों का आयाम समान रहे।
आयाम समान रहेगा तो उससे जो व्यतिकरण जो है उसका प्रतिरूप है वह हमें स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, जहां पास तीव्रता अधिकतम होगा वहां पास हमें दीप्त प्रकाश दिखाई देगा, जहां पास तीव्रता न्यूनतम होगा वहां पास हमें अदीप्त फ्रिंज या अदीप्त प्रकाश हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यदि आयाम समान है तब हमें स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। थर्ड है आपका प्रकाश तरंगे एक वर्णी हो। एक वर्णी से तात्पर्य है एक रंग का होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रकाश तरंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि यह एक वर्णी ना हो तो जितने भी 2-3 प्रकार के यदि रंग का यदि प्रकाश तरंग हो तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे। ठीक है, या एक दूसरे के एकदम समीप होंगे जिससे हमें स्पष्ट व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो एक तीसरा कंडीशन है आपका एक वर्णी हो। चौथा है आपका प्रकाश जो स्रोत है वो अत्यंत निकट होना चाहिए। अत्यंत निकट होना चाहिए, अत्यंत निकट होने से इसका जो व्यतिकरण का प्रतिरूप है वह हमें स्पष्ट दिखाई देगा। यदि ये दोनों दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आपका अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता जो होता है प्राप्त हमें होता है तरंग का वह एक दूसरे के अत्यंत करीब रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के अत्यंत करीब रहेंगे जिसके कारण हमें स्पष्ट प्रतिरूप दिखाई नहीं देगा। तो एक दूसरा आपका शर्त है कि दोनों का जो स्रोत है वह अत्यंत निकट होना चाहिए। ठीक है, चौथा प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो। अत्यंत संकीर्ण का मतलब है कि वह बहुत ही महीन होना चाहिए। ठीक है, जहां से प्रकाश गुजर रहा है वह बहुत ही बारीक होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें स्थायी व्यतिकरण प्राप्त हो, स्थायी व्यतिकरण या व्यतिकरण का जो प्रतिरूप है हमें स्पष्ट प्राप्त हो। यदि यह अत्यंत संकीर्ण नहीं है, अत्यंत संकीर्ण का मतलब है कि यह प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है उसकी कोटि का होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, यदि ये संकीर्ण नहीं है, संकीर्ण नहीं है, यह जो प्रकाश स्रोत है क्या हो यदि आपका बड़ा रहे तो हम इसके अंदर से बहुत सारे संकीर्ण स्रोत की हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, होना चाहिए था आपका इतना छोटा संकीर्ण स्रोत होना चाहिए था, लेकिन संकीर्ण स्रोत ना होकर यदि इस प्रकार का कोई स्रोत है बड़ा सा तो हम इसके अंदर बहुत सारे संकीर्ण स्रोत की कल्पना कर सकते हैं। तो एक आपका शर्त है प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए। लास्ट है आपका दोनों प्रकाश स्रोत लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करते रहे। ठीक है, तभी हमें स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा, या व्यतिकरण का जो प्रतिरूप है हमें स्पष्ट दिखाई देगा। अगला टॉपिक है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने व्यतिकरण को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने व्यतिकरण को समझाने के लिए दो स्लिट का प्रयोग किया, इसी कारण से यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। उन्होंने एक प्रकाश स्रोत लिया जो कि आपको डायग्राम पर दिख रहा होगा। उन्होंने एक प्रकाश स्रोत S लिया। ठीक है, यहाँ पर उसके आगे और समान दूरी पर S से S1 और S2 का जो दूरी है वह आपका समान है और ये जो है एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो उसने S से S1 और S2 की दूरी समान है, समान दूरी पर दो स्लिट S1 और S2 रखा और उतनी ही दूरी पर XY आपका पर्दा को रखा जिस पर व्यतिकरण की घटना होगी। यहाँ पर S जो प्रकाश स्रोत है वह बहुत ही संकीर्ण है। उसको एक शर्त है कि प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, बहुत ही एक तो कला संबंध होना चाहिए, दूसरा क्या हो स्रोत बहुत संकीर्ण हो जिससे हमें स्थायी व्यतिकरण प्राप्त हो सके। और अभी हमने जो व्यतिकरण की जो शर्तें पढ़ी वह सभी शर्तें इस पर लागू होना चाहिए। ठीक है, तो उसने एक S कला संबद्ध स्रोत रखा जो कि अत्यंत संकीर्ण है, उससे समान दूरी पर S1 और S2 स्रोत को रखा। यहाँ पर सबसे पहले एक इस प्रकार का रेखा प्राप्त हो रहा होगा आपको तरंग। ठीक है, यह आपका सिंग को शो करता है और जो डॉटेड जो तरंग है यह गर्त को शो करती है। ठीक है, तो प्रकाश तरंग इस प्रकार सिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ रही है। S1 और S2 से जब गुजरता है यह प्रकाश तरंग तो क्या होता है, यह फिर से यह जो प्रत्येक स्रोत है S1 और S2 अलग अलग स्रोत की भांति कार्य करते हैं, या यहां से द्वितीयक तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, S1 और S2 द्वितीयक तरंगे उत्पन्न कराता है। तो जहां पर XY पर्दे पर
आपका श्रृंग और गर्त जहां पर प्राप्त होते हैं क्रॉस होते हुए, ये आपका श्रृंग है और ये आपका गर्त है। तो जहां पर श्रृंग और गर्त मिलते हैं, ठीक है, वहां पर हमें अधिकतम फ्रिंज प्राप्त होता है, वहां पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होता है। और जहां पर दो श्रृंग और दो गर्त एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है या फिर मिलते हैं, वहां पर हमें दीप्त फ्रिंज या अधिकतम तीव्रता प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा यह एक श्रृंग है और एक गर्त है। ठीक है, तो इससे होकर जो प्रकाश तरंगें जो गुजरेगी, यहाँ पर हमको जो आपका दिया है डी बी सी ए, इस प्रकार जो बिंदु दिए हैं वह दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज को दर्शाता है। यदि एक श्रृंग और गर्त के कटान बिंदु वाले रेखा जहां पर आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर हमको अदीप्त फ्रिंज दिखाई देता है। ठीक है, या यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, वहां पर आपको अंधेरा दिखाई देगा। और जहां पर इस प्रकार के दो श्रृंग मिलते हैं या फिर इस प्रकार के दो गर्त प्राप्त होते हैं, तो यहां पर जो हमें जो फ्रिंज है वह हमें दीप्त फ्रिंज दिखाई देगा। यहां पर तीव्रता अधिकतम हमें प्राप्त होगा। तो इस द्विस्लिट प्रयोग के जरिए थॉमस यंग ने व्यक्तीकरण को स्पष्ट किया था। और यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता जो अधिकतम तीव्रता है वहां पर दीप्त फ्रिंज और न्यूनतम तीव्रता है वहां पर अदीप्त फ्रिंज दिखाई देगा और यह स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, और यह एक दूसरे से समान दूरी पर होंगे, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज एक दूसरे से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, तो यही यंग का द्विस्लिट प्रयोग था।